नमस्कार दोस्तों, यदि किसी भी एग्ज़ाम में आपको बेहतर रिज़ल्ट चाहिए, तो एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान सबसे पहले आपके पास 2 जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होना चाहिए, वो होना चाहिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता है किस लिमिट तक पढ़ना है और किस सोर्स से पढ़ना है। तो आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके संदर्भ में। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि विज्ञान के प्रश्न जो भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता में पूछे जाएँगे, उनमें से ज़्यादा प्रश्नों को हम सॉल्व करके आएँ। तो उसके लिए थोड़ा-सा हम लोग प्रीवियस ईयर को एनालाइज़ कर रहे हैं। अभी हाल ही में 12 अप्रैल 2026 को उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम हुआ। आप लोगों को पता है उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों 10th लेवल के हैं। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आयोग जिस सोर्स से उत्पाद सिपाही का क्वेश्चन बनाई है, उसी सोर्स से क्षेत्रीय कार्यकर्ता का भी क्वेश्चन बनाएगी और हम लोग ये ढूँढने का प्रयास करेंगे वो कौन-सा सोर्स है जिससे आयोग शब्दशः क्वेश्चन बना रही है। यहाँ क्लिकबैट के लिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है थंबनेल में कि शब्दशः क्वेश्चन बनाया गया है। आपको 20 में से अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो एकदम हूबहू जो है किताब में लिखा हुआ है और उसी को उठा के क्वेश्चन बना दिया गया है। अभी आप 1-2 क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता भी चल जाएगा। तो क्वेश्चन को हम बार-बार अपने पुराने वीडियो में भी कहते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही आपको डायरेक्शन दिखाता है। इसको आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, केवल ऊपर-ऊपर से नहीं देखना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर यहाँ जो प्रश्न बनाए गए हैं वो किस सोच से बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं, शब्दों में कुछ हेर-फेर किया गया है कि नहीं या सीधे-सीधे उठा के दे दिए गए हैं क्वेश्चन। ये सब आप देखिएगा, बॉक्स से बनाए गए हैं या कहीं और से बनाए गए हैं। ये सब चीज़ जो है आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ कीजिएगा तो चलिए एक-एक करके क्वेश्चन देखते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हम बताएँ कि सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ आपको बताया गया है क्या पढ़ना है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया है। तो स्पष्ट लिख दिया गया है कि एक सामान्य समझ होना चाहिए विज्ञान के संदर्भ में। और दूसरा चीज ये भी कहा गया है कि विशेष अध्ययन जरूरी नहीं है कि वो विद्यार्थी करके आया हो। तो विशेष अध्ययन हम कब करते हैं? 10th के बाद 11 या 12 में हम साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तब विशेष अध्ययन करते हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको कहा गया, सिलेबस में इनडायरेक्टली कहा गया, डायरेक्टली नहीं कहा गया, इनडायरेक्टली कहा गया है कि हम 10वीं स्तर का जो विज्ञान का जो टॉपिक है उसी से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। 8, 9, 10th क्लास से जो भी आता है उसी से हम पूछने का प्रयास करेंगे। अब 20 क्वेश्चन हम देखेंगे और 20 क्वेश्चन में ये ढूंढने का प्रयास करेंगे क्या एनसीईआरटी से या स्कूल लेवल में जो हम लोग पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं या नहीं। अगर बनाए जा रहे हैं तो फिर आप देखिए कि आपके पास जो सोर्स है उससे सारा क्वेश्चन 20 का 20 क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो आपको जो है यहाँ पे अपना सोर्स जो है थोड़ा सा बदलना होगा या उस सोर्स के साथ ये जो सोर्स है उसको भी आपको प्रेफर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और देखिए एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, हम लोग बार बार कहते हैं कि सर मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट जो है कभी कभी हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। मतलब इनपुट जितना हम लोग दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं हम लोगों को देखने को मिलता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका लक्ष्य जो है वो ए तक जाने का है और यहाँ आपके पास 2 रास्ता है। अगर कोई बताने वाला ये होगा कि इस रास्ता से जाओगे बाबू तो तुम्हारा लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो जाएगा, तो आप मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बताने वाला अगर कोई नहीं है तो आप हो सकता है दोनों में कंफ्यूजन हो जाए और इस रास्ते को चुन लें। और मेहनत तो आप इस रास्ते में भी कर रहे हैं लेकिन आपको हो सकता है लक्ष्य जो है, हो सकता है क्या लक्ष्य तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ जाने के बाद पता चलेगा नहीं जाना तो हमको यहाँ था, फिर आप थोड़ा और मेहनत कीजिएगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। तो यहाँ समय ज्यादा लगेगा और हो सकता है अगर गलत रास्ते में अगर बहुत आगे बढ़ गए तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल मेहनत करना है, आपको जानना भी है कि कहाँ मेहनत करना है। और नहीं तो 2 व्यक्ति मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन एक का रिजल्ट दिखेगा, एक का रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो हम लोगों का काम क्या है, वही डायरेक्शन बताना कि इस रास्ता में जाना है, इस रास्ता में नहीं जाना। बाकी मेहनत करने का काम जो है आपका होना चाहिए। और ये चीज जो है आप 1-2 मिनट में नहीं समझिएगा। सारा जो बात है या जो भी बात हम लोगों के द्वारा कहा जाता है उसको धैर्यपूर्वक सुनिएगा तभी समझ में आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि अभी जो भी कुछ बताना है 1-2 मिनट में बताइए, हम चलते हैं यहाँ से। तो देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा तो कुछ और भी आपको जानने को मिलेगा और यहीं पे अगर छोड़ के जाइएगा तो जितना अभी हम बताएं बस उतना ही जानकारी आपको मिलेगा। बाकी जानकारी हो सकता है जो जरूरी है वो आपको ना मिले। तो चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा, बातों को सुनना होगा। अगर हड़बड़ाइएगा
तो फिर कभी कभी हड़बड़ में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। आप यहाँ पे 20 मिनट टाइम बचाइएगा, कहीं पे आपका हो सकता है 20 घंटा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाए किसी दूसरे सोर्स को पढ़ने के चक्कर में। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है वो तने की परिधि या जड़ में वृद्धि खाली स्थान के कारण होती है, दिया गया है। अब यहाँ पे ये सोर्स पढ़िए, तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। तो यहाँ पे पार्श्व विभज्योतक को खाली स्थान बना दिया गया, ऑप्शन डी में इसको डाल दिया गया और शब्दशः उठा के यहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल आपको मिल गया जिससे शब्दशः क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है। हम सोर्स के बारे में भी बताएंगे, ये कहाँ से हम स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, वीडियो के अंत में हम बता देंगे। पहले आप देखिए कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है श्वसन नली में किस प्रकार का उपकला एपिथेलियम उत्तक विद्यमान होता है। इसका आंसर था पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। ये लाइन पढ़िए, श्वसन नली में स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक में पक्षमाभ या सीलिया होते हैं। तो इसका भी आंसर यहाँ पे मिल गया। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, परनालिका क्या है। यहाँ पे फोटो बना के दिया गया है और लिखा गया है पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परनालिका कहते हैं। ऑप्शन डी पढ़िए, इंसुलेटेड तार। इंसुलेटेड मतलब क्या हो गया आपका विद्युत रोधी। यहाँ तांबा लिखा है, वहां तांबा नहीं लिखा है, तो कहीं शब्दशः मिलेंगे, कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन करके दिया गया होगा। कहीं वृत्ताकार घुमावों का एक कुंडल जिसे बेलन के आकार में कसकर लपेटा गया हो उसे हम परनालिका कहते हैं। तो इससे इस क्वेश्चन को या इस सोर्स को देख के हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से ही बनाया गया होगा, थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन या हेरफेर किया गया है। उस बल को क्या कहा जाता है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण हर कोई जानेगा, लेकिन वही बात हम बोले ना कि 15-16 क्वेश्चन तो हर कोई बना के आएगा, जो भी थोड़ा सीरियस कैंडिडेट होगा तो। लेकिन भीड़ से आप अलग कब होइएगा, जब आप 18, 19, 20 के 20 प्रश्न बना के आइएगा, तब ही आप। और एक दो क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे जो कि अगर हो सकता है इस सोर्स का प्रेफर नहीं किए होंगे तो उस क्वेश्चन में या तो कंफ्यूजन आपको हुआ होगा या हो सकता है वो क्वेश्चन आपका गलत भी हो गया होगा। तो ये चीज को आप समझिए और आने वाले समय में ये गलती ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए। तो गुरुत्वाकर्षण इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बनाई गई आकृति की प्रकृति निम्नलिखित में कौन सी है। यहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ पे दिया गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन सी देखिए, आभासी और सीधा। तो ये भी शब्दशः हम कह सकते हैं, सीधे यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं। अगला यहाँ पे सवाल है, कहता है पहला पहचाना गया फ्लोरीन खाली स्थान था जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। अब जो भी गाइड बुक प्रेफर करते हैं उस गाइड बुक में देख लीजिए, अगर इसका आंसर आपको मिलता है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा, और नहीं तो फिर जो ये सोर्स अभी हम लोग लास्ट पे आपको पता चल भी गया होगा, ये एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि क्लास 10 और 9 का दिया गया है। तो इसको आपको प्रेफर करना होगा। कैसे प्रेफर करना है वो भी हम आपको बताएंगे, कैसे इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो कार्बन क्या हो जाएगा, 60 होगा। और देखिए ये क्वेश्चन जो है शब्दशः इसका आंसर जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, पहला पहचाना गया फ्लोरीन, यहाँ पे लिखा है ना, सबसे पहले कार्बन 16 की पहचान की गई जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित थे। हो सकता है आपको कार्बन 16 के बारे में किताब में आपके गाइड बुक में दिया गया होगा या जिस भी किताब को आप प्रेफर कर रहे हो उसमें दिया गया होगा, लेकिन कार्बन 60 जो है को पहली बार पहचाना गया होगा, ये पता नहीं लिखा हुआ है कि नहीं। आप देख लीजिए, अगर लिखा हुआ है तो अच्छा किताब आप प्रेफर किए हो उसको कंटिन्यू कीजिए, और नहीं लिखा हुआ है तो आपको चेंज करना होगा अपना सोर्स, और नहीं तो कुछ एड ऑन करना होगा, ये सब सोर्स को अप्लाई करना होगा। हम लोग जो है अपना ई बुक में जो किताब दी है उसमें देखिए एनसीईआरटी के बहुत सारे इनपुट हम डाले हैं, उसमें ये इमेज भी डाला हुआ है। ये वीडियो आज बना रहे हैं, आप लोग हो सकता है पहले परचेज किए होंगे तो जाके देख लीजिए, कार्बन जो चैप्टर है उसमें ये इमेज आपको देखने को मिल जाएगा। और उससे एक ग्रेफाइट वाला क्वेश्चन जो है वो जेपीएससी में भी पूछा गया था, तो इसीलिए हम इनपुट डाले हैं अपने नोट्स में एनसीईआरटी का, इस जो है इसका इंपॉर्टेंस को समझते हुए। तो लोगों को पता रहता है, वो इसका इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जिसको नहीं पता है फिर इधर उधर गाइड बुक के चक्कर में भटके हुए हैं और सारा आंसर वहां पे उनको मिलता नहीं है। किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाए जाए? वर्जिलियस इसका आंसर है। और ये जो है आपको मिलेगा यहाँ पे, वर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। तो इसका भी आंसर जो है हमको इस सोच में मिल गया। फिर आगे है निम्नलिखित में कौन से रोग प्रोटोजुआ के कारण होते हैं? इसका आंसर जो है वो पेचिस होगा। 4 ऑप्शन में अतिसार नहीं, अतिसार होता तो अतिसार भी यहाँ पे आंसर होता। अतिसार और पेचिस जो है वो एक रोग तो नहीं है, लेकिन हाँ दोनों में समानता देखने को मिलता है कि दोनों में दस्त होते हैं, एक में खून आता है एक में खून नहीं आता है। तो दोनों का कारण जो है वो प्रोटोजुआ ही है। आप अगर
इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा और इससे आप आंसर तक पहुंच सकते थे। 4 ऑप्शन जो है दिया गया उसमें 3 ऑप्शन को आप जो है एलिमिनेट करके कम से कम क्या कर सकते थे, पहुंच सकते थे। तो कभी कभी एलिमिनेशन विधि से भी हम पहुंचते हैं। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो एक ही ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा 20 में जो डायरेक्टली शब्दशः यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। बाकी 19 का 19 क्वेश्चन आपको हम शब्दशः जो है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं या थोड़ा बहुत शब्द में हेर फेर करके क्वेश्चन जो है बनाया गया है। मनुष्य के किस शारीरिक स्राव में लार एमिलस विद्यमान रहता है? ये भी अपने नोट्स में आप जाके देख लीजिए, अगर लिखा हुआ है तो ठीक, और नहीं तो भैया आपको इस सोर्स को प्रेफर करना होगा क्योंकि क्वेश्चन जो है यहां से ही बनाए गए। देखिए लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलस कहते हैं। तो आपको कभी नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार एमिलस होता है। या लार एमिलस क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। तो ये सब पढ़ के रहिएगा तब ना आप कहिएगा बहुत ही तो आसान सा था सर, लार एमिलस विद्यमान रहता है, लार था, इसका आंसर कौन नहीं बनाया होगा, जो नहीं पढ़ के गया वो भी बनाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए लार एमिलस जो है वो क्या है, एंजाइम है, तो ये चीज तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो नहीं बना पाएगा तुक्का करके। आप तो पढ़ के जाइएगा तो बना पाइएगा ना। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप जो है प्रीवियस ईयर को देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसके आधार पे चीजों को पढ़िए। हो सकता है आपको बेनिफिट, हो सकता है क्या कंफर्म है आपको उसको बेनिफिट जो है नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में किसने कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की थी? ये तो कोई भी गाइड बुक में मिल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी इस सोर्स में आपको दिया गया है। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, इसका आंसर था रॉबर्ट ब्राउन। तो कुछ ऐसे प्रश्न हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, 15-16 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके जो गाइड बुक है उस सब में मिल जाएगा, लेकिन जो 4-5 क्वेश्चन है उसके लिए आपको यही एनसीईआरटी जो सोर्स है उसको प्रेफर करना होगा। कम से कम एक नज़र आपको देख के जरूर जाना चाहिए इन दोनों किताबों को, नहीं तो आप जो है भीड़ के ही हिस्से बने हुए रहिएगा, भीड़ से अलग होना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही जो यूनिट होता है हर्ट्ज का उपयोग किस भौतिक राशि के लिए किया जाता है? इसका आंसर था फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। यहाँ पे दिया गया है आवृत्ति के SI मात्रक का नाम उनके सम्मान पे रखा गया। तो देखिए एक बुक्स जीवनी दिया जाता है ना एनसीईआरटी में, तो इस तरह से जीवनी दिया गया है हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज का, और यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि फ्रीक्वेंसी जो है उसके संदर्भ में ये बहुत सारा काम किए थे, इसीलिए इनके सम्मान में फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट जो है रख दिया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर भी यहाँ पे मिल गया। अगला है सौर भट्ठी में बड़े अवतल दर्पणों का उद्देश्य क्या? देखिए ना सीधे सीधे लिखा हुआ है, आपके गाइड में हो सकता है सीधे सीधे ना लिखा हो, इनडायरेक्टली आपका आंसर हो सकता है आप पहुंच जाए, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे लिखा मिल रहा है ना कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। और देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो ये गर्मी पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये भी हम कह सकते हैं यहाँ से ही पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा द्रव गैस कोलाइड का उदाहरण है? हो सकता है आपकी किताब में दिया हो सकता है आपके नोट्स में नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ स्पष्ट दिया है कि द्रव और गैस जब मिलता है तो एक कोलाइडी सॉल्यूशन बनता है जिसको एरोसोल बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल कोहरा है, इसके अलावा बादल कुहासा भी होता है, वहां पे आपको जो है कोहरा एग्जांपल में देखने को मिल रहा है। आज कोहरा पूछा है, कल पनीर पूछ सकता है, दूध पूछ सकता है, सारा चीज यहाँ पे देखिए मिलेगा। धुआं है, स्वचालित वाहन है, निथार है, शेविंग क्रीम है, दूध है, फेस क्रीम है, मैग्नीशियम मिल्क है, कीचड़ है। तो ऐसा थोड़ी है कि ये क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, मतलब नेक्स्ट टाइम में इस ग्राफ से या इस जो भी बॉक्स है इसे क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। तो इसको आपको पढ़ के जाना है। अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि पनीर जो है किसका उदाहरण है, तो जेल का उदाहरण है, और यहाँ पे ठोस और द्रव जो है वो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के तौर पे देखा जाता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए और एनालाइज करके इसमें काम कीजिए, आपको देखिएगा रिजल्ट जो है वो बेहतर देखने को मिलेगा। आगे है निम्नलिखित में किस कारण से माचिस की शुरुआती तीलियां खुरदरी सतह पर रगड़ने पर प्रज्वलित हो जाती है? ये क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक से हमको मिला, बाकी जो है 9-10 से ही मिल रहा है। तो एक दो क्वेश्चन जो है उसका सोर्स जो है वो हमको क्लास 8 का मिला। तो आपको कम से कम 9 और 10th पढ़ के जाना है। बाकी जो है वो 1-2 क्वेश्चन के लिए आप टाइम निकाल के 8वां क्लास का भी थोड़ा बहुत देख के जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। या तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड, देखिए वहां पे यही दिया है, पोटेशियम क्लोराइड के कारण होने वाले घर्षण, तो पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो इसका भी आंसर अगर आपके जो भी किताब आप प्रेफर कर रहे हैं वहां पे मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो बाबू आपको इस किताब को अर्थात एनसीईआरटी को प्रेफर
करना होगा। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 में दिया गया है। ये देखिए क्लास 8 का बहुत सारे किताब चेंज किया जा रहा है, तो पुराने वाला जो हाल फिलहाल में अभी तुरंत में आया है ना साइंस का किताब, उसमें आपको हो सकता है ये चैप्टर ना मिले, थोड़ा पुराना किताब जाइएगा तो वो चैप्टर जो आपको मिल जाएगा। जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो लौह का रंग कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा सफेद। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का क्या होता है? दहन होता है। तो इस तरह से ये भी क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर के जो फर्स्ट पेज है वहीं पे देखने को मिल जाएगा। आगे किन्वन सूक्ष्म जीवों के कारण होता है या प्रदर्शित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लुई पाश्चर, बॉक्स बना के दिया गया है लुई पाश्चर के बारे में, इसका आंसर लुई पाश्चर ही था। अगला है कार्य को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? बल और उस दूरी का गुणनफल जिस पर इसे लगाया जाता है। स्पष्ट लिखा है कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर्मूला भी दिया गया है और ये क्लास 9 के किताब से क्वेश्चन बनाया गया है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन भी आपके नोट्स में है तो आप प्रेफर कीजिए, और नहीं है तो फिर इस सोर्स को आपको प्रेफर करना होगा, क्योंकि यही 2-3 क्वेश्चन अभी हम जो बताए ना बीच बीच में, यही क्वेश्चन जो है आपको भीड़ से अलग करेगा। लिखा हुआ है ना स्पष्ट, इस प्रकार पराशरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता कंसंट्रेशन से निम्न जल के सांद्रता की ओर जाते हैं। तो ये भी आपको क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा, जीवन की मौलिक अध्याय वहां पढ़िएगा तो ये चीज आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? ये क्लास 10 का जो चैप्टर 11 है विद्युत चैप्टर, वहां पे आपको मिल जाएगा। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर इसे रखा गया है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 12-15 क्वेश्चन ऐसे 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कोई भी किताब में मिल जाएगा, लेकिन वही 3-4 क्वेश्चन जो नहीं मिलता है उसी के पीछे तो हम लोगों को क्या करना है? भागना है। और आपको मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए 50 किताब पढ़ना है, मात्र 2 किताब पढ़ना है, जो कि आप हो सकता है 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले पढ़े होंगे। एक बार देखिएगा तो वो किताब आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा कि हम जो है 7 साल पहले क्या क्या पढ़े थे, या 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले क्या पढ़े थे, वो जल्दी आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो वही चीज हम बोले ना कि मेहनत आप सही जगह कीजिए। एक गाइड बुक आप ले लीजिए, या जो भी आपको अच्छा लगता है विज्ञान से संबंधित किताब वो ले लीजिए, और एनसीईआरटी की ये 2 किताब आप क्या कर लीजिए? पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लीजिए और जाइए एग्जाम हॉल में। देखिए आपका 20 का 20 क्वेश्चन भी क्या हो जाए, अगर इस तरह से आएगा तो बन जाएगा। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? इमली। यहाँ पे देख लीजिए इमली में क्या मिलता है? टार्टरिक अम्ल। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी के हम कह सकते हैं 2 किताब में सारे के सारे क्वेश्चन जो है लगभग मिल गए। 2 क्वेश्चन जो है क्लास 8 का हम सोर्स आपको बताया, बाकी जो क्वेश्चन के सोर्स थे वो जो है क्लास 9 और 10 का था। आप जो है ये क्वेश्चन को खुद से जाके देख सकते हैं। आप अगर ऐप डाउनलोड किए हैं तो ऐप में आपको एक मिलेगा फ्री टेस्ट, और अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। फ्री टेस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाइएगा तो विज्ञान का जो क्वेश्चन है उत्पाद सिपाही का वो टेस्ट आप दे लीजिएगा। 20 क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया है। टेस्ट जब सबमिट कीजिएगा तो वहाँ पे इस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आंसर दिया गया है, और आंसर के बाद यहाँ पे स्रोत दिया गया है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। उसके बाद ये जो स्क्रीनशॉट है वो आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो आप देखना चाहें तो सबको एक एक करके देख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत करना चाहते हैं या बस सुन के जो है यहाँ से निकालना चाहते हैं। थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि ठीक है, हम तो जान गए एनसीईआरटी जो है उससे क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या हम जो सोर्स को प्रेफर कर रहे हैं या जिस सोर्स को हम पढ़ रहे हैं क्या उसे छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं या किसी सोर्स को पूरी तरह से क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कि विज्ञान का कोई भी किताब है जिसको आप पूरी तरह से एक बार पढ़ चुके हैं, तो आपको बदलने का कोई आवश्यकता नहीं है। उस किताब को पढ़िए और उसके बाद जो है एनसीईआरटी जो है उसको कम से कम डिजिटल रूप में आप डाउनलोड कर लीजिए और एक नज़र जो है सभी चैप्टर को देख लीजिए। सभी चैप्टर को देखने के बाद आपको कहीं एनसीईआरटी का अगर कोई टेस्ट मिलेगा तो वो टेस्ट को दे देना है। जैसे कि हम लोग जो है एनसीईआरटी का टेस्ट जो है अपने हर चैप्टर जो भी हम लोगों का यहाँ पे देखिए, हम लोगों का जो भी टेस्ट होगा ना वो क्लास नोट्स पे आधारित होगा। एनसीईआरटी का इनपुट के साथ ये पूरा साइंस का किताब जो है नोट्स जो है हम लोग यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो आप ऐप में भी जाके देख लीजिएगा, ई बुक एक सेक्शन है वहाँ पे जाके देखिएगा तो साइंस आपको मिल जाएगा, है ना, उसी थंबनेल में। और साइंस में जो विषय सूची है उसको आप देख सकते हैं कि विषय सूची में ही आपको बताया गया कि इसका जो बेस है
या किससे ये नोट्स को बनाया गया है। तो एनसीईआरटी क्लास 9-10 है। भारती भवन से भी यहाँ पे हम ज़्यादातर चीज़ों को लिए हैं क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करके दिया गया है। आप लोग भारती भवन के बारे में जान भी रहे होंगे कि जो एनसीईआरटी में कम शब्दों में लिखा जाता है उसी को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ भारती भवन में समझाया गया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग अलग किताब आते हैं, क्लास 9 के भी, 10th में। तो यहाँ पे हम लोग इसका इनपुट लिए हैं। क्लास 11 और 12 का भी फिजिक्स का कहीं कहीं, ज़्यादा नहीं है, हमको लगता है 5-7% जो है यहाँ पे हम अपने नोट्स में इसको यूज किए हैं। हाँ, बायोलॉजी में क्लास 11-12 का थोड़ा सा ज़्यादा यूज हुआ होगा। हमको लगता है पूरे बायोलॉजी में 10-15% जो है हम क्लास 11 और 12 के चीज़ों को यूज किया, बल्कि हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो 11 और 12 में ही मिलते हैं, 9-10 में वो नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ विषय सूची देख लीजिएगा और इसी विषय सूची यहाँ पे देखिएगा, चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हैं। फिजिक्स में है 10 चैप्टर, केमिस्ट्री में है 9 चैप्टर और बायोलॉजी में है 9 चैप्टर। इसी के आधार पे यहाँ पे हम टेस्ट बनाए हैं। ये जो टेस्ट है ना, इसी आधार पे आपको मिल जाएगा ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट। तो इसी आधार पे आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे और बायोलॉजी का। फिजिक्स का एक चैप्टर का टेस्ट, संभवतः 2 चैप्टर का टेस्ट जो है हम नहीं डाले हैं, तो वो तुरंत हम डाल देंगे। केमिस्ट्री का सारा कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी का शुरुआती 1-2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हर चैप्टर में आपको जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेगा, यानी नोट्स में जो कुछ है उसी से रिलेटेड एमसीक्यू मिलेंगे। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलेगा और उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। हम लोग प्रयास करेंगे आने वाले समय में, अभी तुरंत तो नहीं होगा, आपका 5 जुलाई को एग्जाम है तो इससे पहले नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, इसी में एक फोल्डर और बनाएंगे जिसमें एनसीईआरटी लिखा हुआ रहेगा और इस तरह से एनसीईआरटी में क्लास 9 और क्लास 10 का एक अलग फोल्डर बनाएंगे और इसमें क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक यहाँ पे आपको टेस्ट दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो चीज हम लोगों के नोट्स में छूट गया है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा नोट्स पढ़ लीजिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगा। ठीक है, हम वहाँ पे इनपुट दिए हैं, लेकिन सारा एनसीईआरटी को तो हम नहीं डाले हैं। अब कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा इसका कोई गारंटी नहीं। इसीलिए अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है, आप एक बेहतर नोट्स ढूंढ रहे हैं, तो एक बार जरूर 11 रुपये इन्वेस्ट करके आप देख सकते हैं। और हम जैसा कि कहें कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई नोट्स है जिसे आप पूरा पढ़ चुके हैं, तो आप उस पर भरोसा रखिए और एनसीईआरटी को जो है थोड़ा सा एक नज़र आप जरूर देख के जाइए। तो एनसीईआरटी को आपको देख के जाना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लेना है। तो आने वाले समय में इस तरह से क्लास 9 का सारे चैप्टर का यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा, फिर क्लास 10 का सारा चैप्टर का यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा। लेकिन ये तुरंत में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर तो आप तो बोले थे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलेगा, हम टेस्ट ज्वाइन कर लें, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। टाइम लगेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम लग जाए, लेकिन जितना जल्दी होगा इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और ये तो कंप्लीट हो गया है, हो सकता है 2-4 दिन में ये पूरा क्या हो जाए, 2-4 दिन नहीं तो सप्ताह भर में, एग्जाम से पहले तो ये कंप्लीट आपका कर ही देंगे। जो हम लोगों का चैप्टर वाइज है नोट्स, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी भी और प्रीवियस। तो एनसीईआरटी यहाँ पे है, फिर भी आप अलग से क्यों दे रहे हैं? तो एनसीईआरटी यहाँ पे है, थोड़ा स्टेटमेंट बेस है, वो कमीशन के लिए हम वहाँ पे बनाए थे, तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा, लिमिटेड क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी दिया जाएगा, स्टेटमेंट बेस भी दिया जाएगा, ताकि आप 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल किसी का भी तैयारी करते हैं तो आप इस टेस्ट को बना के जाइएगा, तो आप में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम एनसीईआरटी के ज़्यादातर फैक्ट जो है वो पढ़ के जा रहे हैं। अगर इससे कुछ सवाल आता है तो हम बना लेंगे। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प पहुंचेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है आज उत्पाद सिपाही में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों का विश्लेषण किए। आपका कुल मिला के 21-22 मिनट का टाइम लिए। उम्मीद करते हैं 20-22 मिनट तक इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ जो है वो समझ में आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ से हमको कुछ जानकारी मिल रहा है, इसीलिए आप वीडियो के इस भाग तक बने हुए रहें। तो आप जो है, जो भी, फिर से हम बोल रहे हैं, जो भी नोट्स को प्रेफर किए थे, अगर उसे शुरू से अंत तक पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स मत बदलिए। लेकिन एक नज़र हाँ, नोट्स कैसा हो सकता है वो देखने के लिए 11 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर नोट्स ढूंढ रहे हैं तो बेहतर नोट्स के लिए आप हमारे इस नोट्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। आप कहिएगा सर ये केवल सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगा या हार्ड कॉपी मिलेगा, तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी जो है वो केवल ऐप में रहेगा, यहाँ पर आसपास लिखा भी हुआ है। तो ये मत कहिएगा कि सर प्रिंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। प्रिंट देखिए, आप में भी ये बेसिक सा नॉलेज है कि अगर हम यहाँ पे प्रिंट आउट करने के लिए दे देंगे, यानी PDF आपको दे देंगे, तो फिर आप में आके कौन परचेज करेगा। तो इस नोट्स को बनाने में सालों का मेहनत लगा है। आगे चल के हो सकता है ये किताब का रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ये किसी के पास भी मिल जाएगा तो कोई भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकता है, या उसको इसका जो बेनिफिट है
वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेहनत नहीं किया है ना, तो उसको पता नहीं चलेगा इसका कीमत क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही कम पैसे में, या हम कह सकते हैं मात्र 11 रुपये में ये किताब आपको दिया जा रहा है। आप डिजिटल रूप में देखिए, अगर आपको लगता है कि इसका हार्ड कॉपी का आवश्यकता है तो आप एक बार हमसे संपर्क कीजिए, इसका हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगा। और नहीं तो फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, आप जिस भी सोर्स को पढ़ रहे हैं उस सोर्स पे आप भरोसा रखिए। हाँ, उसके साथ एनसीईआरटी को एक बार आपको जरूर देख के जाना, उससे रिलेटेड टेस्ट जो है कम से कम जरूर बनाइए, ताकि साइंस सब्जेक्ट में किसी तरह का कोई परेशानी आपको ना आए, ना 10th लेवल के एग्जाम में, ना 10+2 लेवल के एग्जाम में, ना ही ग्रेजुएशन। आप अगर 10th लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि 10+2 या ग्रेजुएशन, ज्यादातर विद्यार्थी जो है वो ग्रेजुएट ही होते हैं, चाहे वो 10th के दे रहे हो, 10+2 के दे रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद ही ज्यादातर विद्यार्थी सीरियस होते हैं और ये कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से आपको हर एग्जाम में ये बेनिफिट पहुंचाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का कोई और दूसरे टॉपिक पे वीडियो हम लाएं तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, अगर हम लोग ला पाएंगे तो लाने का प्रयास करेंगे। चलिए।